गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अभिषेक गुप्ता हाजिर हूँ फिर से आपका टॉप 20 जीएस क्वेश्चन ऐलान जंग सीरीज का। ये आपका नेक्स्ट वीडियो हो रहा है। कौन सा वीडियो है? 17 नंबर, यानी आपका 16 तक वीडियो कंप्लीट डल चुका है और 16 में आपका 16 दूनी 40, 16 दूनी 32, 320 क्वेश्चन आपका उसमें कराए जा चुके हैं, जो कि आपका लगभग 1000 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट किया जा चुका है। तो आज आपका 16-17वां नंबर वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में आपको टॉप 20 जीएस क्वेश्चन बनेंगे जो आपका एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन साबित होंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को रेट कीजिए कि आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगता है, एसएससी जीडी का लेवल का है या नहीं है। आप हमें कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं अपना। चलते हैं, ये हमारा सक्सेस कोचिंग सेंटर है, ये ऑफलाइन सेंटर है। यहाँ पे सभी प्रकार की तैयारी की जाती है, एसएससी रेलवे, एसएससी बीपीएससी सभी प्रकार की तैयारी कराई जाती है। आप हमें आइए, ज्वाइन कीजिए और हमें पढ़ के देखिए, डेमो क्लास लेके देखिए कि आपको बेस्ट मिलता है या नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ 1920 में, जैसे कि आपको पता है, और प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में खालिस्तान में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। तो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1920 में कहां पर हुआ था, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। 1885 में 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, और 1885 से लेकर 1947 तक प्रत्येक साल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है दिसंबर के आसपास महीनों में, दिसंबर महीनों में प्रत्येक साल होता है, और उसी हर प्रत्येक साल में एक अध्यक्ष डिसाइड किया जाता है और कांग्रेस की अध्यक्षता दी जाती है। तो 1920 में कहां पे हुआ था? 1920 में हुआ था आपका नागपुर में। नागपुर में 1920 में हुआ था। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष बनाया गया था सीवी राघवाचारी को। सीवी राघवाचारी को इसका 1920 का कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया गया था और खत्म कब किया गया था? 1922 में। आप लोग सबको पता है कि असहयोग आंदोलन खत्म करने का क्या रीजन था कि चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, जिसमें पुलिस थाने को जला दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिसके वजह से गांधी जी ने यह डिसाइड किया गया ये कि आपका असहयोग आंदोलन वापस लिया जाए, जिसका लोगों ने विरोध भी किया, लोगों ने सपोर्ट भी किया, और असहयोग आंदोलन एक तरह से सफल नहीं हो पाया। जैसे देखते हैं आगे, नागपुर में इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर। एक सूरत भी है, सूरत का बारे में जानते हैं, सूरत अधिवेशन, फेमस अधिवेशन हुआ था सूरत अधिवेशन। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन थे? ये 1907 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष रास बिहारी बोस बनाए गए थे। रास बिहारी बोस, जहां पे कांग्रेस का बंटवारा हो गया था, दो गुट बन गया था, गरम दल नरम दल के हिसाब से। तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए संगमरमर क्या होता है? पत्थर होता है जो बहुत बेहतरीन मार्बल माना जाता है, बहुत बेहतरीन मार्बल माना जाता है। क्या ये? मार्बल्स। ठीक है, मार्बल्स है, और इसका उपयोग जैसे देखते हैं ताजमहल का निर्माण किससे हुआ था? संगमरमर के द्वारा ही निर्माण हुआ था। तो ताजमहल क्या होता है? ताजमहल कुछ नहीं होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का ठोस रूप होता है, यानी ये ठोस रूप है। और ये किस तरह का चट्टान है? चट्टान है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये किस तरह का चट्टान है? ये चट्टान है आपका कायांतरित चट्टान, कायांतरित या रूपांतरित भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फिक चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स संगमरमर का बहुत बेहतरीन यूज किया जाता है आपका। जनरली ये बिल्डिंग भवनों में बनाने में यूज होता है, टाइल्स में, मार्बल्स में यूज होते हैं, और इससे जैसे कि ताजमहल जैसे खूबसूरत इमारतें भी बनाई गई है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। CaOH हॉल्टोएस क्या है? ये CaOH हॉल्टोएस, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और ये क्या होता है? बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो सूखा चूना को क्या बोलेंगे? सूखा चूना जिसमें पानी ना मिला हो, बुझा हुआ चूना इसमें पानी मिलाया हो, सूखा हुआ चूना इसमें पानी मिला हो, उसका होता है CO। जैसे यहां देखो CO, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून को पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में बाधा डालता है। तो कौन बाधा डालता है? अब मान लीजिए जैसे कि भारत का देख लेते हैं। भारत का ये क्या है? भारत का ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा दिख रहा है आपको। तो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ये 0 डिग्री वाला लाइन है। अगर यहां से मानसून उठ रहा है ऊपर की ओर, यहां से मानसून की हवाएं उठ रही है, और ये ट्रेड विंड्स हवाएं हैं। ठीक है, तो अगर जानते हैं आप कि इस साइड क्या है,
इस साइड आपका अरब सागर है, भारत के पश्चिमी साइड अरब सागर है, भारत के पूर्वी साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मानसून जो उठती है यहां से, और मानसून दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है, इधर की ओर जाती है, उसको आप लोग क्या, उसको हम लोग बोलते हैं अरब सागर की शाखा, और इधर की ओर जाती है उसको हम लोग बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। तो मानसून दो भागों में बढ़ जाती है, जो अभिसरण क्षेत्र वाला दक्षिण पश्चिम मानसून है ये दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। एक हो गया तुम्हारा अरब सागर वाली शाखा और एक हो गया तुम्हारा बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो यहाँ पे क्या है हम लोग देखेंगे, ये क्या है, पश्चिमी घाट, ठीक है, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट। और इस पश्चिमी घाट के वजह से यहाँ पे जो अरब सागर की शाखाएं होती है वो पार नहीं कर पाती है, और इसके वजह से अरब शाखा इस तरफ की ओर चली जाती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा यहाँ पे पूर्वी घाट होता है, लेकिन पूर्वी घाट क्या है, कटा फटा क्षेत्र है, पूर्वी घाट बहुत ज्यादा अपर्दित है, जिसके वजह से अरब बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है मानसून शाखा, वो इस क्षेत्र को पार कर जाती है, जिसके वजह से आपका ये भारत में प्रवेश करती है, इंटर लेती है, और अरब सागर की शाखा ये इधर की चली जाती है, जो गुजरात के रास्ते से अरावली के क्षेत्र के पास से भी भारत में इंटर करती है, और इसी वजह से ये दोनों आपस में मिल नहीं पाते यहाँ पे। इसके वजह से तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा प्रभाव बाधा डालता है, कौन डालता है बाधा, तो ये डालता है आपका, ये वाला क्षेत्र बाधा डालता है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पश्चिमी घाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, कोशिका के बाहरी आवरण को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, ठीक है, और कोशिका के चारों ओर झिल्ली को जंतु कोशिका मान सकते हैं। कोशिका के चारों ओर झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, बाहरी आवरण को, ये इसको कहते हैं हम लोग, ये वाले आवरण को, ये आवरण को कहा जाता है कोशिका प्लाज्मा या प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका प्लाज्मा झिल्ली, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत एक अंदर कोशिका के अंदर क्या होता है, एक ये होता है केंद्रक या जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, तो ये केंद्रक होता है, और इस केंद्रक के चारों ओर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, इस केंद्रक के चारों ओर लिक्विड भरा होता है, और इस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य कहते हैं जिसको प्लाज्मा लिक्विड कहा जाता है, कोशिका द्रव्य। और इस कोशिका द्रव्य के में आपका क्या पाया जाता है, अरे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन ही ऑप्शन ही गलती है इसका। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ है, और ऑप्शन है उसका अनुराधा पांडे अमला के क्या डाल दिया है, टाइपराइटर गलती है। यहां पे पूछ रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्गत अंदर क्या होता है, कौन सा तरल पदार्थ होता है, इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ये टाइपराइटर का थोड़ा सा दिमाग घूम गया है, क्वेश्चन कुछ और रहता है और ऑप्शन कुछ और डाल देता है। सोहन सर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसको ढूंढना जाएगा, एक दिन ढूंढना उसको बाकी है, अभी एक दिन पकड़ कर ढूंढ दिया जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य, ऑप्शन में मिलेगा कोशिका द्रव्य, थोड़ा ऑप्शन यहां गलत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, यह क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या है, हमारा भारत। हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि आज के समय भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है, हम लोग टॉप करते हैं, नंबर 1 किस मामले में, जनसंख्या मामले में, यानी कि भारत पैदा करने में आगे है, आपको सबको पता है। लोकतंत्र में भारत नंबर 1 पे है, क्योंकि अगर आज के हिसाब जनसंख्या के हिसाब से देखें, अभी डाटा भारत का नहीं आया, लेकिन कहा जाता है कि भारत की जनसंख्या नंबर 1 हो गया। लेकिन अगर चीन को भी माने जाए कि चीन जनसंख्या के मामले में नंबर 1 है, तो चीन में क्या है, लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है चीन में, ठीक है। चीन में आपका एक पार्टी का सरकार है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार, इसको वहां पे कम्युनिज्मवाद कहते हैं। भारत में लोकतंत्र है, और भारत के लोकतंत्र होने की वजह से यह भारत में क्या है, बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र, ठीक है, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारत। ब्राजील भी क्या है, ब्राजील भी लोकतंत्र है, यूएसए भी लोकतंत्र है, लेकिन चीन लोकतंत्र नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। करागा, देखिए करागा के बारे में आया है। करागा के सबसे पुराने त्योहारों में से यह एक देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। तो क्या बोल रहा है, करागा क्या है, एक फेस्टिवल है, एक तुम्हारा लोक डांस है या लोक नृत्य है। तो करागा क्या है, लोक नृत्य भी है, लोक नृत्य या लोक त्योहार,
जनरली हमारे जनजातियों के द्वारा जो मनाया जाता है वो एक लोक नृत्य भी होता है और लोक त्यौहार भी होता है। जैसे कर्मा, कर्मा क्या है, लोक नृत्य भी है, त्यौहार भी है। उसी तरह से करागा भी लोक नृत्य है। करागा कहाँ मनाया जाता है, ये कर्नाटक में मनाया जाता है, कर्नाटक क्षेत्र में, ठीक है, कर्नाटक क्षेत्र में मनाया जाता है। और इस क्षेत्र में 9 दिनों तक ये महीना मनाया जाता है, 9 दिनों तक। जनरली हिंदू फेस्टिवल है, हिंदू त्यौहार है, ठीक है। तो आपका कर्नाटक क्षेत्र में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक क्षेत्र। और इसी तरह से हम लोग केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का भी आप लोक नृत्य बता सकते हो। जैसे केरल का बहुत सारा लोक नृत्य है, थेय्यम, इस टाइप से। आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य में भरतनाट्यम, इस टाइप से डांस किया जाता है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र मूल्यांकन, देखिए वस्त्र संबंधित आ गया। आपको क्वेश्चन में कीवर्ड पकड़ना है। अगर आप बड़ा क्वेश्चन देख रहे हैं तो घबराना नहीं है, उस बड़े क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ था। यानी बोल रहा है वस्त्र मूल्य श्रृंखला, यह बोल रहा है वस्त्र मूल्य श्रृंखला में कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयोजन रखता है या रखती है। तो यह बोल रहा है कौन सा योजना के तहत वस्त्र मूल्य श्रृंखला में कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयोजन रखता है या रखती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा समर्थ योजना, ठीक है, समर्थ योजना होगा। यह मोदी सरकार के द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। और इसमें क्या था, 10 लाख उद्यमी को प्रशिक्षित किया गया था, किस क्षेत्र में, कपड़ा के क्षेत्र में, कपड़ा उद्यमी को, ठीक है। और अगर अगला ऑप्शन देखें, सेवा योजना, ये कौन सा योजना है, ये यूपी सरकार का, ये बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए, बेरोजगार को नौकरी, ये हाल ही में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखिए, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फार्म इंडिया योजना, ये किससे है, एक्सपोर्ट रिलेटेड, निर्यात संबंधी। और संसद स्थानीय क्षेत्र विकास करना, ये मैपलेड है, MAPLADS, MP वाला, कि सांसद के द्वारा एक किसी क्षेत्र में आपका स्थानीय क्षेत्र को चुनकर उसका विकास करना मैपलेड जिम्मा होता है। तो इसका आंसर हो गया समर्थ योजना। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि खाली स्थान होती है तो यह एक प्रकार का बोझ है। यानी कि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि, ठीक है, यानी पूछ रहा है अगर हम लोन लेते हैं, मार्केट से लोन लेते हैं, यह सार्वजनिक का मतलब हो गया सरकारी लोन, यानी कि सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लोन लिया जाता है। और उस लोन में अगर निर्गत नहीं हो, अगर उसमें एक्सपोर्ट नहीं हो, निर्यात में वृद्धि ना हो, तो क्या होता है, कम, अगर निर्यात में वृद्धि ना हो तो इस प्रकार बोझ हो जाए। यानी निर्यात में वृद्धि कम होगा तब जाके बोझ होगा। क्या होगा, ये निर्गत कम होगा, यानी यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, कम होती है तब जाके यह प्रकार हो जाएगा। अगर अधिक होगी तो क्या होगा, अगर ये मान लो ये अधिक होगी, निर्गत अधिक होगी, तो क्या हमारा एक प्रकार का बोझ होगा, नहीं, इससे क्या होगा, विकास होगा। तो जितना ज्यादा हमारा निर्गत में वृद्धि होगा उतना ज्यादा विकास होगा। अगर निर्गत वृद्धि कम हो जाएगी तो ये बोझ हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा बोझ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक खाद्य फसल है। देखिए ये एक आसान क्वेश्चन है, जिसे बोलते हैं हलवा क्वेश्चन, आपके लिए बच्चा क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे बच्चा क्वेश्चन को देखता है, टिक मारना है, आगे बढ़ना है, ध्यान नहीं देना है, आपको क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप अगर मान लीजिए SSC GD में आपको 1 घंटा में 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 80 क्वेश्चन के लिए आपको क्या मिलता है, 1 घंटा, यानी 60 मिनट मिलता है 80 क्वेश्चन के लिए। तो उसमें 60 मिनट में अगर आपको बराबर नहीं बांटना कि आप 15 मिनट आप GS के लिए देंगे और 15 मिनट हिंदी के लिए देंगे, बाकी क्वेश्चन को भी रीजनिंग, तो आपको मैथ और रीजनिंग में ज्यादा टाइम देना है और GS क्वेश्चन में थोड़ा सा कम टाइम देना है। आप कम से कम कोशिश कीजिए 20 क्वेश्चन को 6 से 7 मिनट या 8 मिनट तक आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में के लिए सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे, पढ़ना और टिक मारना, आगे बढ़ना। तो इसमें क्या होगा, निम्नलिखित में से एक खाद्य फसल है। कौन सा खाद्य फसल है, जूट। जूट क्या खाद्य फसल है, जूट का क्या इस्तेमाल होता है, बोरा वोरा बनाने में, बोरा ये सब बनाने में। जूट किस तरह का फसल है, ये खरीफ फसल है, ठीक है, यानी वर्षा आधारित है। सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहां होता है, उत्पादन होता है बंगाल में, ठीक है। रबड़ भी क्या है, रबड़ एक उष्णकटिबंधीय फसल है, उष्णकटिबंधीय फसल है। इसको क्या होता है, वो तापमान अधिक चाहिए होता है, और ये क्या साल भर कृषि होती है, इसकी साल भर का फसल है। उसी तरह से कपास भी क्या है, कपड़ा बनाया जाता है, ये भी खाने का फसल नहीं है, ये भी क्या है, ये खरीफ फसल है। और ये किस क्षेत्र में होता है, ये दक्कन क्षेत्र में होता है, दक्कन या आपका गुजरात राज्य में ज्यादा होता है। और चावल क्या है, इसका आंसर चावल होगा। चावल आपका खरीफ फसल है और खाद्य फसल भी है, ठीक है। चावल खरीफ फसल है। सबसे ज्यादा चावल भारत में कौन सा राज्य उगाता है, ये उगाता है पश्चिम बंगाल, ठीक है।
इसका आंसर हो जाएगा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबड़ की फसल नहीं उगा सकते हैं। आपको रबड़ की फसल, तो रबड़ क्या है, एक तरह से उष्णकटिबंधीय है। तो उष्णकटिबंधीय क्या होता है, यानी जहां पे टेम्परेचर हो, तो आप देख के बता सकते हैं कि टेम्परेचर कहां पर होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जलवायु में, यहां के लिए तो परफेक्ट है। उपोष्ण यानी उपोष्ण कटिबंधीय, ये भी क्षेत्र पर है। और जिसे आप लोग अगर क्षेत्र नहीं जानते हैं तो इसे बता रहे हैं, ये देखिए ये अर्थ है, अर्थ को भी डिवाइड किया था, ये मान लिया अर्थ के 0 डिग्री में, ठीक है। यहां से लाइन जाती है उसको क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये क्या हो गया, कर्क रेखा। यहां से जो जाती है लाइन, ये क्या हो गया, 66.5 डिग्री। ये कौन सा रेखा हो गया, ये आर्कटिक वृत्त हो गया, आर्कटिक लाइन। नीचे वाला भी 23.5 डिग्री, ये मकर रेखा। ये रेखा आपका नीचे जाएगा, ये भी 66.5 डिग्री। ये आपका कौन सा हो गया, अंटार्कटिक लाइन, ठीक है। भारत पूरा विश्व को इस क्षेत्र में बांटा जाता है। जहां से ये क्षेत्र जो पड़ रहे हैं, ये क्षेत्र आपका जो पूरा पड़ रहा है, ये क्षेत्र कौन सा होगा, ये क्षेत्र आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यानी 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री तक आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री, ये हो गया आपका शीतोष्ण। और ऊपर जाएंगे कि यह हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र, यहां भी शीतोष्ण और यहां भी ध्रुवीय, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा सर्वोच्च का टेम्परेचर कहां पड़ेगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उसके बाद शीतोष्ण में, और उसके बाद कहां पड़ेगा, ध्रुवीय क्षेत्रों में, ठीक है। यानी कि रबड़ किस तरह का खेती है, रबड़ गर्म क्षेत्रों में उगाया जाता है, गर्म क्षेत्रों में। इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है रबड़ के लिए, वो टेम्परेचर चाहिए होता है 25 डिग्री से 30 डिग्री के ऊपर से अधिक, ठीक है, तभी जाकर रबड़ उगे। भारत में रबड़ कहां खेती होता है ज्यादा, केरल क्षेत्रों में, ठीक है, क्योंकि केरल क्षेत्र आपका कितना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। तो आप देख सकते हो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी होगा, उपोष्णकटिबंधीय में, कभी कभी उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी होता है, क्योंकि यहां भी धूप पड़ेगी। भूमध्य रेखीय क्षेत्र इसी को बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय को ही हम लोग भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा, इसको ही भूमध्य रेखा बोलते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा एक ही क्षेत्र होगा, तो इसमें रबड़ उगेंगे, शीतोष्ण में उगेंगे। कहां पे नहीं उगेगा, तो आपका ध्रुवीय क्षेत्र में रबड़ नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय यानी ठंडा क्षेत्र होता है, तो यहां पर रबड़ उगाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक सत्रिय नृत्य निम्नलिखित में से किस धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है। तो किस धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है, सत्रिय नृत्य। सत्रिय नृत्य द्वारा 7वीं से 8वीं सेंचुरी में सत्रिय नृत्य असम के क्षेत्रों में आपका गुरु शंकर देव के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और ये किस धर्म पर आधारित है, हिंदू धर्म के वैष्णव पंथ पर। किस पर, वैष्णव पंथ, वैष्णव पंथ पर आधारित था। तो वैष्णव पंथ कौन सा हो गया, हिंदू धर्म का हो गया। इसको स्टार्ट करने का श्रेय किसको जाता है, श्रेय इस सत्रिय नृत्य को जाता है शंकर देव, ठीक है। और इस क्षेत्र जो सत्रिय नृत्य का उद्भव, सत्रिय नृत्य का जो नृत्य किया जाता है उसका उद्भव कहां माना जाता है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र द्वारा। नाट्य शास्त्र क्या है, ये बुक है, ये बुक है नाट्य शास्त्र। इसके द्वारा ही कहा जाता है कि भारत में नृत्य और लोकगीत गायन सबका संभव हुआ था। यानी डांस और गाना आपका उसका जो ओरिजिन है उसको नाट्य शास्त्र को माना जाता है। तो इस तरह का हो गया हिंदू धर्म का, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जनसंख्या का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और जनसंख्या को आपको डिटेल में पढ़ना होगा, तभी जाकर आपको 1-2 क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम इसी चैनल पे आप लोग साथ दीजिए, आपको कुछ दिनों में जनसंख्या का वीडियो मिलेगा, आपको डांस का वीडियो मिलेगा 1-2-4 दिनों में। अभी थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं शेड्यूल की वजह से, इसलिए हम आपको 2-4 दिनों में आपको जनसंख्या का और डांस का वीडियो लेके आएंगे। जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में देखें तो भारत का कुल जनसंख्या कितना है, कुल यह है 121 करोड़, 121 करोड़। उसमें से अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो पहला नंबर का राज्य कौन सा था, उत्तर प्रदेश। इसका जनसंख्या कितना था, 19 करोड़, लगभग 19 करोड़। दूसरा में आता है महाराष्ट्र, इसका जनसंख्या कितना है, 11.23 करोड़। अगला तीसरा राज्य है बिहार, इसका जनसंख्या कितना है, 10.7 करोड़,
ठीक है। इसी तरह से जनसंख्या को देख सकते हैं, तो पहला कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तो आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहां पे बता दिया आपका महाराष्ट्र का जनसंख्या लगभग 11.5 करोड़ के आसपास, बिहार का 10.5 करोड़, झारखंड का जनसंख्या पूछा है, तो झारखंड का जनसंख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास है, ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। साइखोम मीराबाई चानू, बहुत फेमस नाम है, जानते हैं आपको, वेट लिफ्टर है हमारे, और इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड में सिल्वर मेडल भी जीती थी। ठीक है, तो मीराबाई चानू ये आपकी ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीती है। सिल्वर मेडल, और कौन से ओलंपिक में जीती थी, 2020 के ओलंपिक में। ठीक है, ये क्या थी, वेट लिफ्टर 49 kg के कैटेगरी में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय भारोत्तोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो सातवाहन साम्राज्य था आज से लगभग 2100 वर्ष यानी 2000 से भी अधिक वर्षों में, लगभग कितना हो गया टाइम, 100 AD के आसपास, 100 AD के आसपास सातवाहन साम्राज्य का स्थापना हुआ था। और सातवाहन साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, किसने, इसका संस्थापक किसने होगा, संस्थापक होगा इसका सिमुक के द्वारा किया गया था। कहां पे किया गया था, क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्र आपका दक्कन क्षेत्र, जो अर्थ के वर्तमान में कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है। और इसका जो प्रमुख शासक वो था गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमीपुत्र सत, और इसका हो जाएगा आंसर 2100 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कौन सा व्यक्ति जिसका कितना से एज कम हो चुका है, कितना एज के चलते उसको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है वो। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव ये प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है किसको राष्ट्रपति बनाना है। हमारे भारत में कहा जाता है कि अगर भारत का जो लीडर है, कौन सा पार्टी का, जो जीता हुआ पार्टी का जो लीडर है वही डिसाइड करता है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, और जनरली वही राष्ट्रपति बनते आया है और लगभग ही बनेगा, क्योंकि जो भारत के राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं विधानसभाओं में, वही तुम्हारा आपका क्या बोलते हैं, विधानसभाओं के मतदान करते हैं आपका राष्ट्रपति के लिए। और राष्ट्रपति में, जैसे राष्ट्रपति को बता रहे हैं, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, उसमें 3 सदस्य शामिल होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा, राज्यों के जितने भी विधानसभा हैं, सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सब मिलकर राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव वही राष्ट्रपति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो और 35 से ऊपर की आयु हो। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 58 में है, 58 में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नर्तक ने 2023 में संगीत नाटक के अकादमी पुरस्कार जीता था। तो कौन सा जीता था आपका, ये तीनों ने जीता थे, रघुवीर मलिक ने भी, दीपानाथ मिश्रा ने भी, गौरी कुपुष्मा में, तीनों ने। ये दोनों क्या था, गायन में और ये डांस में। ये कौन सा गायन थे, ये आपका रघुवीर मलिक, और हिंदी गायन में, ये दोनों हिंदी गायक थे। और गौरी कुपुष्मा में ये कन्नड़ थी। ठीक है, ये चारों ने तीनों ने, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल अस्त्र MK1 मिसाइल का निर्माता कौन है। तो अस्त्र MK1 मिसाइल, तो ठीक है, ये मिसाइल है। तो मिसाइल भी बहुत सारे मिसाइल होता है, बहुत टाइप का। जैसे मिसाइल का अगर कैटेगरी देखें, मिसाइल भी कैटेगरी होता है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, और एयर टू एयर मिसाइल। यानी सरफेस पर खड़ा होकर सरफेस का कोई वस्तु को हिट करेगा, उसको सरफेस टू सरफेस मिसाइल कहते हैं। और जो सरफेस से खड़ा होकर जो हवा में मार करेगा उसको सरफेस टू एयर मिसाइल कहते हैं। और जो एयर से ही एयर में मार करेगा उसको हम लोग एयर टू एयर मिसाइल कहेंगे। तो ये एयर टू एयर मिसाइल कौन है, आपका जो आकाश मिसाइल है, अस्त्र मिसाइल है, अस्त्र MK1, ये एयर टू एयर मिसाइल है।
एयर टू एयर मिसाइल, जिसकी क्षमता, जिसका क्षमता देखेंगे, क्षमता कितना है 340 किलोमीटर, 340 किलोमीटर जाकर दूर से, यानी कि कोई जेट है जिसे तेजस मान लीजिए, तेजस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैक्ट क्या बोलते हैं फाइटर है, और उस पे अगर मिसाइल डाल दिया अस्त्र, उसके थ्रू उड़ेगा और आकाश में ही वहां क्या बोलते हैं आसमान में ही छूटेगा, और आसमान में ही छूटकर किसी दुश्मन देश को या किसी भी जो उसका टारगेट है उसे हिट करेगा। इस चीज को बोलते हैं एयर टू एयर मिसाइल। और इसका बनाने वाला कौन है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसके द्वारा निर्माण किया गया है। ये स्वदेशी मिसाइल है, इंडिजिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्ग बार समाचार किसने चलाया? देखिए अभी हाल ही में आप लोग न्यूज देख रहे होंगे कि पाकिस्तान और ईरान में युद्ध हो चुका है। ठीक है, पाकिस्तान और ईरान में युद्ध हो चुका है। ईरान युद्ध का शुरुआत बताया जाता है ईरान ने किया, और ईरान पाकिस्तान पे हमला नहीं किया। जैसे हमारा पाकिस्तान में कैसे एयर स्ट्राइक हुआ था, आपका जो उड़ी वाला हुआ था, उसके बाद एयर स्ट्राइक किया गया था। ठीक है, उसी तरह से ईरान ने भी अपने सैनिकों क्या बोलते हैं दुश्मनों के क्षेत्र में जो आतंकवादी छुपे हुए थे, आतंकवादी को किया गया था सर्जिकल स्ट्राइक, और उसी के बदले में पाकिस्तान ने फिर दोबारा पलट के जवाब दिया, और उसी पलट के जवाब दिया उसी को हम लोग कहते हैं ऑपरेशन मार्ग समाचार। यानी कि पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ ये ऑपरेशन शुरू किया और ईरान को एक मुंहतोड़ जवाब दिया, और जिसके वजह से दोनों में जंग स्टार्ट हो गया। अभी वर्तमान में जंग चल रहा है ईरान और पाकिस्तान के बीच में, और ये जंग ये ऑपरेशन किसने चलाया? ऑपरेशन मार्ग समाचार ये चलाया पाकिस्तान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाली स्टार्टअप बीटा वोल्टी का संबंध किससे है? ठीक है, ये परमाणु बैटरी है। जनरली परमाणु बैटरी का यूज क्या होता है? परमाणु क्षेत्रों में, जहां पे ऊर्जा वाले क्षेत्रों में परमाणु संयंत्र में यूज करते हैं सब बैटरी को जनरली। और परमाणु संयंत्र को ऊर्जा देने के लिए, यानी कुछ समय तक रोके रखने के लिए, उसको एक बैटरी का इस्तेमाल किया गया, बैटरी बनाया गया इसके लिए, और इस बैटरी का नाम रखा गया बीटा वोल्टिका। ठीक है, और ये बनाने वाला कौन है? दुनिया का सबसे खतरनाक देश चाइना, या सबसे अभी तक ताकतवर देश चाइना, जिसको अमेरिका को भी पीछे छोड़ने में इसको टाइम नहीं लगेगा, और आने वाले समय अमेरिका को पीछे छोड़ के दुनिया का नंबर 1 बनेगा। उसके बाद दुनिया का नंबर दूसरा देश बनेगा भारत, जो कि अमेरिका को पीछे छोड़ेगा। ये 2050 तक हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और जो आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए ट्रिकी है कि अगर शास्त्रीय भाषा अगर आप कहीं सर्च करते हैं या पढ़े होंगे शास्त्रीय भाषा के बारे में, जैसे आप लोग को शास्त्रीय नृत्य बताया गया है, शास्त्रीय आर्ट होता है, उसी तरह शास्त्रीय भाषा अगर आप कहीं पढ़े होंगे बुक्स में या कहीं पे, वो टोटल आपको 6 दिखेंगे, कुल 6 भाषा होंगे। अभी हाल ही में 3 भाषा को ऐड किया गया है, और 3 भाषा को ऐड करने की वजह से 6 और 3 कितने हो गए? टोटल 9 भाषा हो गए। ठीक है, 6 शास्त्रीय भाषा कौन कौन से है? सबसे पुराना भाषा कौन है? तमिल, दूसरा तेलुगु, फिर संस्कृत, फिर आपका कन्नड़, मलयालम, और जो सबसे अंतिम में ऐड किया गया, सबसे अंतिम शास्त्रीय भाषा में, उसको वो है उड़िया। ठीक है, टोटल ये 6 भाषाएं जो आप लोग बचपन शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, अब तक जान रहे होंगे। लेकिन हाल ही में सरकार के द्वारा घोषणा किया गई कि नई शिक्षा पॉलिसी एनईपी, नई शिक्षा पॉलिसी 2020 के तहत 3 नई भाषाओं को आपका शास्त्रीय भाषा में ऐड किया जाएगा। और 3 भाषाएं कौन कौन थी? आपका पहला है पाली, दूसरा प्राकृत, और तीसरा फारसी। ठीक है, ये 3 भाषाओं को ऐड किया गया, यानी ये हो गया आपका 7वां, ये हो गया 8वां, और ये हो गया 9वां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9वां फारसी भाषा। ठीक है, आज का सेशन यही एंड करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।